हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं ईएनवीएस। आज ईएनवीएस का लेक्चर नंबर 1 यानी सबसे पहला वाला यूनिट हम लोग खत्म करेंगे। ईएनवीएस 50 मार्क्स का है, जिसका पेपर कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेट करेगा और आपके कॉलेज में ही ये एग्जामिनेशन होगा और कॉलेज वाले ही चेक करेंगे। इसीलिए इस पेपर में कोई फेल तो नहीं हो सकता, इसका एश्योरिटी, इसका गारंटी मैं देता हूं। लेकिन भाई तुमको फेल के बारे में क्यों सोचना है और तुमको सिर्फ पास के बारे में ही क्यों सोचना है? इस पेपर में टॉप करो, बिकॉज ये इजी पेपर है, आपका एग्रीगेट बढ़ाएगा ये पेपर। तो अगर आप लोग जुड़ चुके हो तो प्लीज लाइव चैट में एक बार हाई हाई करके लिख दो। जब तक आप हाई नहीं लिखोगे तब तक मैं ये क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज अगर आप लोग जुड़ चुके हैं तो प्लीज लाइव चैट्स में हाई करके लिख दीजिए। ये वीडियो प्रीमियर पर जरूर चल रहा है, लेकिन लाइव चैट में हम आपके डाउट्स को एड्रेस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो जो कुछ भी डाउट्स हो बीच बीच में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका आंसर उसी लाइव चैट में दे दिया जाएगा। तो प्लीज ये वीडियो आधे घंटे का होने वाला है, बैठ के देखो। और भाई लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो भाई। इन्वायरमेंटल स्टडीज फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं तुमको। इन्वायरमेंटल स्टडीज कैलकाटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। भाई लाइक कर दो जल्दी से। अभी स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज करते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल चुका होगा, जल्दी जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, वापस से आइए। ओके, शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब, सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज होता क्या है, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, डिफाइन इन्वायरमेंटल स्टडीज। यह आएगा आपका 2 मार्क्स का, तो यहां पे पढ़िए ध्यान से। इन्वायरमेंटल स्टडीज is a multidisciplinary field that explores the interrelationship between the human and the environment. Environmental studies का मतलब क्या है कि ये एक इंटररिलेशनशिप बताता है ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट के बीच में। भाई सबसे ज्यादा तो कपल लोग ही एनवायरमेंटल स्टडी करता है। कैसे बोलो? लेक में 4 बजे देखेगा बेटा लोग रोज पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा कपल लोग ही एनवायरमेंटल स्टडी करता है, हाथ पकड़ पकड़ के एनवायरमेंटल स्टडी करता है ना? तो देखो, environmental studies is a multidisciplinary field that explores the interrelationship between human and the environment। यानी भैया ये रिश्ता बताता है, किस चीज का रिश्ता बताता है? ह्यूमन और एनवायरमेंट का, ह्यूमन और एनवायरमेंट का। ओके ठीक है। इट encompasses the study of natural resource। यहां पे हम लोग जाते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज में, हम लोग क्या चीज का स्टडी करते हैं भैया? नेचुरल रिसोर्स का, हवा, बतास, झरना, इन सब चीज का, इकोसिस्टम का। इसके बाद पॉल्यूशन के बारे में जानने को मिलता है कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। बचपन से तो यही रट्टा मार रहे हैं, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद कंजर्वेशन के बारे में, इसके बाद सस्टेनेबिलिटी के बारे में, एंड इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लैनेट। मतलब कि इंसान के करतूत से ये प्लैनेट में क्या क्या हो रहा है, इस चीज के बारे में स्टडी करोगे तो इसको भी आप इन्वायरमेंटल स्टडीज ही बोलोगे। लाइव चैट में लिखो समझ में आया कि नहीं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज किसको बोलते हैं? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया भाई, बना बना के लिख देना, ऐसे बना के लिखना, ऐसे बना के लिखना जैसे तुम एक लव लेटर लिख रहा है, प्रेम पत्र। मतलब आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। आंसर्स को ज्यादा बना बना के जितना लिखोगे ना उतना आपको मार्क्स मिलेगा। घुमा फिरा के एकदम लिखते जाना, लिखते जाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मतलब कि प्रेम पत्र में क्या देखते हो? हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम एक बार मांग के तो देखो। इसके बाद क्या क्या उल्टा पुल्टा डायलॉग, उल्टा पुल्टा एकदम डायलॉग वायलॉग लिखते रहता है। वैसे ही आप लोगों को पेपर में एकदम बना बना के घुमा फिरा के लिखना है कि टीचर लोग इंप्रेस हो जाए, है ना? चलो वापस से एक बार पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज का मतलब क्या होता है? देखो, एनवायरमेंटल स्टडीज इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जैसे तुम लोगों को बोलते हैं ना, अरे भाई ये तो मल्टी टैलेंटेड है, सब कुछ आता है इसको, तो इसी को बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, इसका जो स्कोप है ना बहुत ब्रॉड है, अभी पढ़ने वाले हैं इसको। दैट एक्सप्लोर्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। It encompasses the study of natural resource, ecosystem, pollution, conservation, sustainability and the impact of human activities on the planet. Clear है?
चलिए क्लियर है तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर 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 क्लियर। जल्दी से भाई, जल्दी से, इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, जल्दी से लिखो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने ऑडियंस बैठ के देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं उनका कल्याण निश्चित है, और जो नहीं देख रहे हैं वो बाहर में जाए। क्या बोल सकता हूं? चलो इसके बाद देखो, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आइए, the scope of environmental studies is broad and encompasses various aspects such as understanding the natural environment, evaluating human impact on ecosystem, developing sustainable solutions for resource management, addressing pollutions, climatic change issues। यानी जो अभी अभी हम लोग ने पढ़ा वही सब चीज पढ़ना है। यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सा चीज इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर आता है। तो भाई देखो, सबसे पहले नेचुरल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, समझना कि भाई क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचर क्या है। इसके बाद इकोसिस्टम समझना। इसके बाद सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को डेवलप करना, किस तरह से हम लोग अपने एनर्जीज को, जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको हम लोग सस्टेन करा सकते हैं। रिसोर्स को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल करें, किस तरह से हम लोग क्लाइमेट चेंज इश्यूज को भी कंट्रोल करें। तो ये सब जो स्टडीज है ना, ये सब स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर ही आती है। एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर ही ये सब सारे स्टडीज आती है, ठीक है। तो बहुत सारे डिसिप्लिन से ये लिया गया है, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग टू टैकल कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल चैलेंजेस। लेकिन इतना आपको लिखना ही नहीं है, 2 मार्क्स का आएगा, जस्ट घुमा फिरा के कुछ भी लिख दो, सीधा सा बात है। द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इज ब्रॉड एट encompasses various aspects such as understanding the natural environment, evaluating human system on ecosystem, developing sustainable solutions for resource management, addressing pollutions and climate change issues। बस इतना अगर आप लिख दोगे तो बस बात खत्म, 3-4 लाइन जस्ट लिखने हैं। इसके बाद आगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। भैया एनवायरमेंटल स्टडीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये तो बता दो। क्यों पढ़ते हैं हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज? लेक में जाने के लिए? लेक में जाने के लिए नहीं। सुनो, अंडरस्टैंडिंग द इंटरकनेक्शंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज इन द एनवायरमेंट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंट। मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज और एनवायरमेंट में क्या रिलेशन है, ये समझने के लिए। इसके बाद असेसिंग एंड मिटिगेटिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। पॉल्यूशंस को हटाने के लिए, जिससे हम लोग सबसे कम पॉल्यूशन करें, कम से कम पॉल्यूशन करें, इस चीज को करने के लिए। इसके बाद प्रमोटिंग कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस का किस तरह से आप सस्टेनेबल यूज कर सकते हो, एक चीज को किस तरह से आप रीयूज कर सकते हो। जो चीज लिमिटेड है, जो रिसोर्सेस लिमिटेड है, उसका किस तरह से आप वापस से यूज कर सकते हो, यही है ऑब्जेक्टिव। इसके बाद इनहैंसिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाओ, एजुकेशन फैलाओ, ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव है। ये 4 ऑब्जेक्टिव आप अगर कर लिए तो बस आपका हो जाएगा काम। और क्या दिक्कत है बताइए? हमने यहां पे 10 ऑब्जेक्टिव लिखा है, बस आप लोगों को कितने करने हैं? 4-5 करने हैं। ये 5वां भी कर रहे हो, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग टू प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। एक ऐसा पॉलिसी बनाना, एक ऐसा डिसीजन बनाना जिससे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके, जिससे एनवायरमेंट सस्टेन हो सके, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद फोस्टरिंग मतलब कि डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि कोलैबोरेशन मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजी का भी हेल्प ले लेंगे, केमिस्ट्री का भी हेल्प ले लेंगे, फिजिक्स का भी हेल्प ले लेंगे, सब चीज का हेल्प ले लो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए। जितना भी हम लोग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, सब चीज को रिमूव करने के लिए हम लोग सब चीज का कोलैबोरेट करके हेल्प करेंगे। क्लियर है? ओके, आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, इकोसिस्टम हेल्थ। एनवायरमेंटल स्टडीज हेल्प मॉनिटर एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। हाँ भैया, इतना लिखना है, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स करके आपको लिखना है। इंपॉर्टेंस को एकदम बनावट लैंग्वेज में लिखना है।
जस्ट ये हेडिंग को सेम रखना और जस्ट बना के लिख देना, 5 मार्क्स का आएगा, 5 में से 5 मिल जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज हेल्प मॉनिटर एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो एनवायरमेंटल स्टडीज की वजह से तुम अपने इकोसिस्टम यानी पर्यावरण को तुम मेंटेन कर पाते हो और तुम अपने पर्यावरण को मॉनिटर कर पाते हो। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट मतलब क्या चल रहा है पर्यावरण में वो तुम देख पाते हो और उसको मेंटेन कर पाते हो, ठीक है। इसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जो सस्टेनेबल है, जो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उसको तुम कंजर्व कर पाते हो। इट एड्स टू द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस सच एज वाटर, एयर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। आप अपने रिसोर्सेस को सस्टेन करवा पाओगे अगर आप एनवायरमेंटल स्टडीज कर रहे हो तो, क्योंकि आप जानते हो, आपको इसका इंपॉर्टेंस पता है। नेक्स्ट हो गया पोल्यूशन कंट्रोल। सबको समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट हो गया पोल्यूशन कंट्रोल। एनवायरमेंटल स्टडीज आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन एंड डेवलप स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट एंड कंट्रोल पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल स्टडीज की वजह से आप पोल्यूशन भी कंट्रोल कर लेते हो और पोल्यूशन कंट्रोल करने के स्ट्रेटेजी भी बनाते हो। ये हो गया थर्ड इंपॉर्टेंस। एनवायरमेंटल स्टडीज की वजह से बाबा आप पोल्यूशन भी कंट्रोल कर लेते हो और पोल्यूशन कंट्रोल करने के स्ट्रेटेजीज भी बना पाते हो। बस इसको अपने लैंग्वेज में बना बना के लिख देना है भाई, और क्या। इसके बाद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। इतना जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, मतलब कि ठंड के समय में एकदम बारिश हो जा रही है, गर्मी के समय में एकदम कड़कता धूप आ जा रहा है, वो क्यों आ रहा है? इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज क्यों आ जा रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से। हम लोग कार्बन गैसेस का ज्यादा यूज कर रहे हैं इस वजह से। तो अब हम लोगों को रिड्यूस करना पड़ेगा ना। तो ये सब सिखाएगा कौन? ये सब सिखाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इट प्लेस ए वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू रिसर्च, एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी एंड मिटिगेशन एफर्ट। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है इसका रिसर्च करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, कुछ कुछ स्ट्रैटेजी अडेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ कुछ स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा, और किस तरह से आप इसको कम कर सकते हो ये सोचना पड़ेगा। तो ये सब पॉसिबल कैसे है दोस्तों? एनवायरमेंटल स्टडीज करके। जब तक आप ईवीएस नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे पता चलेगा आपको? ऐसा भी कुछ होता है ना। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ। By studying the interaction between environment and human health, environmental studies contribute to identifying and addressing environmental factors that health such as air and water pollution. यानी कि environmental studies करने के बाद आपको अफेक्ट भी पता चलेगा। एयर पोल्यूशन का क्या अफेक्ट है, वाटर पोल्यूशन का क्या अफेक्ट है, जो हजार्डियस केमिकल्स है उसका यूज का क्या अफेक्ट है, क्लाइमेट रिलेटेड डिजीज क्या क्या है, सब कुछ पता चलेगा एनवायरमेंटल स्टडीज के बाद ही। एनवायरमेंटल स्टडीज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूशन के मतलब की वजह से क्या क्या हो सकता है ना। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट तो करो लेकिन अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ सस्टेन करके रखो, बिकॉज फ्यूचर में नहीं बचने वाला है वो रिसोर्सेस, है ना। तो इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस दैट बैलेंस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी while conserving natural resources and minimizing ecological footprints। यहां पे ये बोला गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करो, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करो और कम से कम आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का यूज करो। यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो लिमिटेड है उसका कम से कम यूज करो और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करो जो अनलिमिटेड है। क्लियर है? चलिए, जैसे हम लोग सोलर एनर्जी यूज करते हैं, हम लोग सोलर एनर्जी यूज करते हैं ना, बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज इज कॉल्ड ए मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। व्हाई? एनवायरमेंटल स्टडीज को मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्यों बोलते हैं? बिकॉज सिंपल सा बात है, एनवायरमेंटल स्टडीज इज कंसिडर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी बिकॉज इट ड्रॉज अपॉन नॉलेज एंड मेथोडोलॉजी फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज बायोलॉजी, केमिस्ट्री। बिकॉज एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर बायोलॉजी भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, इकोलॉजी भी आता है, जियोलॉजी भी आता है, सोशियोलॉजी भी आता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी मेकिंग एंड मोर। बहुत सारे स्टडीज को इकट्ठा करके एनवायरमेंटल स्टडीज बनता है।
एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी मेकिंग, बहुत सारे स्टडीज मिला के कोलैबोरेट करके एनवायरमेंटल स्टडीज मतलब कि बनता है। इसीलिए एनवायरमेंटल स्टडीज को मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर को बोलते हैं, मल्टी मतलब कि बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना तक समझ में आया कि नहीं बताइए? चैट बॉक्स में प्लीज लिखो यार, तुम्हारा वेट हो रहा है, तुम्हारा वेट कर रहा हूं मैं। तुम लोग लिखते नहीं हो आजकल चैट बॉक्स में। जितने भी जन देख रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना जन देख रहा है, जितने भी जन देख रहे हैं प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये कि भाई सारा का सारा रिसोर्सेस हम लोग अगर यूज कर लेंगे तो हमारा फ्यूचर जनरेशन क्या यूज करेगा? तुम्हारे भी जनरेशंस आगे बढ़ेंगे। मतलब कि तुमको भी कोई फ्यूचर में पापा कह के बुलाएगा, तुमको भी कोई फ्यूचर में मम्मी कह के बुलाएगा। वो लोग क्या यूज करेंगे? उनके बारे में सोचो, अपने फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचो। अगर सारा का सारा रिसोर्सेस तुम खुद यूज कर लेगा तो फ्यूचर में बच्चे लोग क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to the meeting the needs of a present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs। यानी कि इस तरह से ना करे कि बेफिजूल का रिसोर्सेस को अभी हम लोग वेस्ट कर ले और फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही ना, तो भाई फ्यूचर जनरेशंस वाले क्या करेंगे? मुंह देखेंगे क्या? नहीं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि डेवलपमेंट तो कर भाई, लेकिन रिसोर्सेस को बचा बचा के डेवलपमेंट कर। फ्यूचर वाले जो रिसोर्सेस हैं उसको ज्यादा यूज मत कर। वैसे ही बहुत सारे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी, खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी, ज्यादा खत्म मत कर। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप 2 मार्क्स का लिख दोगे? बिल्कुल लिख देंगे सर। बना बना के लिखना है, जैसे आप लोग अपने प्रेम पत्रिका लिखते हो। क्लियर है? जैसे आप लोग अपने प्रेम पत्रिका लिखते हो, हम तुम्हारे प्यार के चक्कर में जान दे देंगे, तुम एक बार मांग के तो देखो। उसके बाद मतलब कि प्रपोज करने जाता है, बोलता है जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक हम तुम्हारे गाड़ी के नीचे नीचे ही सोए रहेंगे। इस तरह से फालतू फालतू का लाइन ऐड करना है, फालतू फालतू का नहीं, एकदम बनावट लाइन, जिससे मैम लोग इंप्रेस हो जाए। क्लियर? इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी गोल्स। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सस्टेनेबिलिटी गोल्स। तो आइए पढ़ते हैं इसको। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम लोग SDG बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स, इसको हम लोग ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं, आर ए सेट ऑफ 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स। यानी कि इसके अंदर 17 तरह के इंटरकनेक्टेड गोल्स ऑलरेडी हैं, अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2015। यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट किया था। ये कब किया था? 2015 में किया था। मतलब सस्टेनेबिलिटी गोल्स में 17 प्रकार के इंटरकनेक्टेड गोल्स है। अब एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। These goals provide a universal framework for addressing goals challenges such as poverty, मतलब कि poverty, inequality, climate change, environmental degradation, place and justice। तो ये सब सारे challenges से हम लोगों को एड्रेस करने की कोशिश करता है। सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो है ना, 17 प्रकार के इंटरकनेक्टेड गोल्स है जो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में लाया था। और ये जो गोल्स प्रोवाइड कर रहा है, ये गोल्स पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस एंड जस्टिस, इन सब बातों पे फोकस करता है। क्लियर? अगर 2 मार्क्स का आया तो आपको तो इतना ही लिखना है, लेकिन अगर 5 मार्क्स का आया तो आपको 17 गोल्स को आपको एक्सप्लेन करना है। सम ऑफ द की SDGs इंक्लूड नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। जितना याद है उतना आप लोग लिख दीजिएगा। जेंडर इक्वेलिटी पे फोकस करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन पे फोकस करता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, क्लाइमेटिक एक्शंस, लाइफ बिफोर वाटर, लाइफ ऑन लैंड और पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। यानी कि इस 17 में से अगर आप 5-6 ठो भी लिख देंगे ना तो काम हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो SDG क्या होता है? SDG एक ग्लोबल गोल होता है जो 17 प्रकार के इंटरकनेक्टेड गोल से इंटरकनेक्टेड है। 17 प्रकार के गोल से इंटरकनेक्टेड है।
जो नेशनल जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस के नेशनल जनरल असेंबली 2015 में लाया गया था। ये फोकस किस किस पे करता है? ये फोकस करता है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेटिक चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस एंड जस्टिस। ये सब सारे चैलेंजेस को हटाने पे फोकस करता है, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ द की एसडीजीज इंक्लूड्स, यहां में से ये जो 17 नाम हमने पढ़े, इसमें से अगर आपको 5-6 तो भी याद रहा ना, आप लोग लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, क्लियर है। दीज गोल्स आर इंटरकनेक्टेड एंड एम्स टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द global challenges while promoting cooperations and partnership among countries, organizations, stakeholders to achieve sustainable development by 2030। मतलब यहां पे बोला गया है 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ही करना है। ये सब गोल्स का सपोर्ट लेके, ये सब सारे गोल्स का सहारा लेके आपको 2030 तक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ही करना है, क्लियर है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे लो कार्बन लाइफस्टाइल। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, लो कार्बन लाइफस्टाइल मतलब कम से कम आपको ग्रीन हाउस गैसेस का प्रयोग करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना है, ठीक है। कम से कम आपको ग्रीन हाउस गैसेस का यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना है। तो देखिए, जैसे भैया ग्रीन हाउस गैसेस मतलब क्या होता है, जैसे मतलब कि पेट्रोल डीजल हो गया, उसका कम से कम यूज करो और ज्यादा से ज्यादा तुम जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल निकला है, आजकल सोलर एनर्जी निकला है, उसका यूज करो। जो मतलब कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो एक्चुअली में, ठीक है। यहां पे इसको पढ़िए ध्यान से। ए लो कार्बन इकोनॉमी इज द कंसेप्ट फॉर द डिजायरेबल इकोनॉमी विच हैज रिलेटिवली लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर पर्सन। यानी कि पर पर्सन अगर कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का यूज करे, फिर कितना भला हो जाएगा इस कंट्री का। क्योंकि सीएचजी मतलब ग्रीन हाउस गैसेस है, सीएचजी के वजह से ना यहाँ पे जो 20वीं सदी में हम लोग जो क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं ना भाई, वो सीएचजी गैसेस की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। वो सीएचजी गैसेस की वजह से ही हो रहा है, वो ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से ही हो रहा है। हम लोग ज्यादा ज्यादा करके मतलब कि पेट्रोल डीजल पे एकदम एकदम मतलब कि निर्भर हो चुके हैं। हर एक घर में कम से कम 4 गाड़ी होना ही चाहिए, और इतना ज्यादा व्हीकल है, इतना ज्यादा गाड़ी है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इस वजह से हम लोग कार्बन वाला गैसेस को ज्यादा यूज कर रहे हैं। और इसका प्रमोशन के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम लोग को क्लाइमेट चेंज दिख रहा है यहाँ पे 20वीं सदी में। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और बहुत सारे अप्रोचेस लगाए गए इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, इन ग्रीन हाउस गैसेस का यूज कम करने के लिए। जैसे कि आजकल एनर्जी ट्रांजिशंस होता है, आजकल मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशंस होता है, एफिशिएंट एनर्जी यूज। आप लोग जो गैस पे खाना भी बनाते होंगे ना, उसका यूज ग्रीन हाउस गैसेस को प्रमोट करता है। लेकिन आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते होगे या इलेक्ट्रिक गैस का यूज करते होगे, वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, वो मतलब कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे बनता है, क्लियर है। जैसे कि हो गया मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो इन सब का अगर आप यूज करोगे तो इसका मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का आप ज्यादा यूज कर रहे हो, और आप इन सब सारे रिसोर्सेस को, आप लिमिटेड रिसोर्सेस को बचा रहे हो। एक तो मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और दूसरा सीएचजी की वजह से क्लाइमेटिक चेंज और क्लाइमेट पे कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इस पे बेनिफिट क्या क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या क्या होता है, अब देखिए। ए लो कार्बन लाइफस्टाइल इज वन दैट एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द क्लाइमेट। यानी कि क्लाइमेट पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जियोगे, आप ये वातावरण को एकदम ग्रीन ही रख पाओगे, क्लियर है। सेकंड, ए लो कार्बन लाइफस्टाइल रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एंड सेव्स रिसोर्सेस। बहुत सारा रिसोर्सेस को बचाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करता है ये। आप फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हो रिसोर्सेस, तो 2 फायदे हैं। सबसे पहले तो भाई क्लाइमेट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरा रिसोर्सेस भी बचता है, क्लियर है। अब इसके बाद भाई लिखना कितना है, बहुत कम से कम लिखना है। एक एक लाइन, 2-2 लाइन अगर आप लिख दोगे ना भाई, हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लो कार्बन लाइफस्टाइल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, हाँ समझ में आ गया सर, क्लियर है।
आइए अभी हम लोग पढ़ेंगे मिशन लाइफ के बारे में। मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आपको फुल फॉर्म से ही समझ में आ जाएगा। LIF मतलब के लाइफ, और लास्ट का जो ई है उसका नाम है एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में आया था। जब इंडिया के इंडिपेंडेंस का 75वां साल था ना, उस समय लॉन्च किया गया था मिशन लाइफ श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये एक कंप्रीहेंसिव एंड नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है 75 इंडिविजुअल लाइफ एक्शंस का अक्रॉस 7 कैटेगरीज इज आइडेंटिफाइड सच एज मोस्ट एक्शंस। सबसे पहले ये समझते हैं कि मिशन लाइफ है क्या, इसके बाद आगे समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इसको रीड करेंगे, इस पैरा को एक बार रीड करेंगे। आइए पढ़ते हैं। मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इज ए ग्लोबल मास मूवमेंट लेड बाय इंडिया टू नर्स्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बिहेवियरल चेंजेस। यानी कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी को के बदलाव के लिए लाया गया मिशन लाइफ, कि वो लोग कम से कम कचरे करें, वो लोग कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का यूज करें, वो लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और कंजर्व करें रिसोर्सेस का। क्या क्या वापस बोलिए। वो लोग कम से कम कचरे करें, वो लोग कम से कम रिड्यूस करें, मतलब कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का यूज करें, वो लोग प्रोटेक्ट करें एनवायरनमेंट का, और वो लोग रिसोर्सेस को कंजर्व करके रखें, वो लोग रिसोर्सेस को बचा के रखें फ्यूचर जनरेशंस के लिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो इससे। तो ये जस्ट एक बिहेवियर मतलब कि बिहेवियरल चेंजेस की वजह से लाया गया था कि इंसान अपना सोच को बदले। एंड मिशन लाइफ सीक्स टू ट्रांसलेट द विजन ऑफ लाइफ इनटू मेजरेबल इम्पैक्ट। इट इज मतलब कि डिजाइन्ड with the objective to mobilize at least 1 billion Indians and other global citizens to take individual and collective actions for protecting the conserving the environment in the period of 2020 to 2028. मिशन लाइफ ये बोलता है कि 2022 से 2028 तक आप लोगों को बदलो कि लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सीखे, कंजर्व करना सीखे। यहां पे ये टारगेट किया गया है कि कम से कम 1 बिलियन इंसान, 1 बिलियन इंसान मतलब 100 करोड़ इंसान यहां पे अपने सारे के सारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सीख ले, कंजर्व करना सीख ले। क्लियर है? तो ये है मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ से हमारा पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो गया दोस्तों, और हम लोग अपना ईवीएस का चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर लिए। इसी तरह से ईवीएस का सेशंस होता रहेगा, ज्वाइन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट